सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और उसी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा संबंधी संक्षिप्त जानकारी। यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय पर शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे, कौन कौन सी अच्छी चीजें लाई गई थी, अच्छी चीजें शामिल की गई थी, और उस समय के जो जानकार थे उन्होंने किस तरीके से जो हमारा साहित्य है, इसके अलावा जो आधुनिक शिक्षा है, उसमें किस तरीके से उन्होंने कार्य किया। दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व जो शिक्षा व्यवस्था थी वो दो प्रकार से बटी हुई थी। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो प्राच्य या प्राचीन संस्कृति को मानने वाले थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो आधुनिक संस्कृति को मानने वाले थे, या पाश्चात्यवादी भी उनको हम कहते हैं। तो इस तरीके से दो समाज में बटा हुआ था। उस समय का जो शिक्षा व्यवस्था था वो दो तरीके के मतों में बटा हुआ था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार का मत विजयी हुआ, और जो अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था लाई गई वो कितनी कारगर थी। तो हम लोग जब पूरा पढ़ेंगे ये तो हम समझेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आराम से आप लोग देखते हुए चलिए, और जहाँ कहीं भी आप लोग को समस्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। लेकिन आपको कहीं समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको सभी चीजें बताऊंगी, और आपको सभी टॉपिक्स को ऐसे ही क्लियर करते हुए चलूंगी। देखिए, यवनों ने भारत में जिस प्रकार अपना आधिपत्य और साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उसी प्रकार भारत के वैभव से आकृष्ट होकर पश्चिमी देशों के व्यापारी भी समुद्री मार्गों की खोज करके भारत पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। इस कार्य में सर्वप्रथम पुर्तगालियों को सफलता मिली। पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारतीय दक्षिणी समुद्री तट पर पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली था। तो इस तरीके से बहुत सारे पश्चिमी देशों के लोग भारत पहुंचने की कोशिश कर रहे थे समुद्री मार्ग की सहायता से, लेकिन सबसे पहले सफलता किसको मिली? पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा को, जो कि भारत पहुंचा था 17 मई 1498 को। अब देखिए, पुर्तगालियों की व्यापारिक सफलताओं से प्रेरित होकर 17वीं शताब्दी तक अनेक व्यापारिक कंपनियां भारत में प्रवेश कर चुकी थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि प्रमुख कंपनियां थीं, क्योंकि ये सभी कंपनियां अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा में जुटी थीं। अतः परस्पर ईर्ष्या, विद्वेष तथा संघर्ष का शिकार होने लगी। इस प्रकार अंग्रेज, पुर्तगाली, डच तथा फ्रांसीसी व्यापारी परस्पर अपने व्यापारिक क्षेत्रों के लिए युद्ध करने लगे। आप सभी को पता है, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में कि किस तरीके से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लगातार कई युद्ध हुए थे, अपने अपने आधिपत्य को जमाने के लिए, अपने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, और किस तरीके से वो अपने व्यापारिक हितों के लिए एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते थे। तो यहाँ पर अब किस तरीके से इनका क्या योगदान है भारतीय शिक्षा में, इसीलिए हम इन चीजों को पढ़ रहे थे अभी तक। अब देखिए, इन्होंने क्या योगदान दिया हमारी शिक्षा में। सबसे पहले आप सभी को पता है, चाहे वो डच रहे हों, पुर्तगाली रहे हों, फ्रांसीसी रहे हो या अंग्रेज रहे हो, ये चारों ही आपस में लड़ रहे थे, और सफलता किसको मिली? लास्ट में अंग्रेजों को मिली, और अंग्रेजों का शासन हो गया भारत पर, आप सभी को पता है। तो अब अंग्रेजों का अगर शासन हो गया तो शासन वही कर रहे हैं, तो शिक्षा व्यवस्था भी वही लोग देखेंगे। तो उन्होंने क्या क्या व्यवस्था की शिक्षा में, यही आपको देखना है। सबसे पहली जो सबसे बड़ी बात है वो ऑब्वियसली आप लोग भी सोच सकते हैं कि जब अंग्रेज थे तो वो लोग किसका प्रचार प्रसार करना चाहेंगे? वो लोग अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहेंगे। अंग्रेज ईसाई थे तो वो अपने धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी कोशिश की कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है इसको इन्होंने अंग्रेजी रूप देने की कोशिश की, यानी कि इन्होंने अंग्रेजी विषय पर अधिक जोर दिया। अब देखिए, यहाँ पर मिशनरियों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। सन 1729 में एंग्लिकन चैरिटेबल स्कूल की स्थापना हुई। सन 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी द्वारा फ्री स्कूल की स्थापना, और इसकी स्थापना डेनमार्क के व्यापारियों ने श्रीरामपुर में की थी। सन 1817 में मिशनरियों द्वारा लगभग 115 विद्यालयों की स्थापना की गई थी। फिर है सन 1800 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की गई, तथा बाइबिल का अनुवाद भारतीय भाषाओं में किया गया। अब देखिए, ये लोग जो
अंग्रेज थे ये तो चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हो, लेकिन ये जानते थे कि भारतीय जो है वो अधिकतर हिंदी भाषा जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बाइबल का अनुवाद करा दिया भारतीय भाषाओं में, केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि जैसे बंगाल में लोग बंगाली बोलते हैं, गुजरात में गुजराती, तो इस तरीके से यहाँ वहाँ के लोगों में भी उन्होंने एक पूरी कोशिश की कि अलग-अलग भाषाओं में जो भी भारत में बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद करा जाए, जिससे बाइबल के उद्देश्यों को लोग समझें, पढ़ें और ईसाई धर्म की ओर उनका रुख हो। तो ये यहाँ पर अपनी तरफ से अंग्रेजों की कोशिश थी कि किस तरीके से उनके धर्म का प्रचार प्रसार हो। अब देखिए सन 1808 में इन धार्मिक पुस्तकों का निःशुल्क आवंटन किया गया तथा एक नई पुस्तक हिंदुओं और मुसलमानों के नाम से प्रकाशित किया गया। यानी कि इन्होंने क्या किया, निःशुल्क आवंटन किया इन पुस्तकों का, यानी कि जो बाइबल का अनुवाद किया गया उन किताबों को निःशुल्क बांटा गया लोगों में, ताकि लोग आसानी से इसको ले सकें बिना किसी पैसे के और इन किताबों को पढ़ सकें। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा में प्राच्य और पाश्चात्य विकास, यहीं से अब यहीं से दोस्तों पूरा जो शिक्षा व्यवस्था शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। अब आप सभी को पता है चाहे वो डच कंपनियां रही हो, फ्रांसीसी रही हो, पुर्तगाली कंपनियां रही हो या अंग्रेजी कंपनियां रही हो, इन सभी का उद्देश्य क्या था, ये किस उद्देश्य से भारत में आए थे? इन लोगों का उद्देश्य था भारत में आकर के व्यापार करना। आप सभी को पता है कि भारत में मसाले सबसे अधिक होते थे, तो लोग मसालों का व्यापार करने पहले आते थे। फिर इन्होंने देखा कि ये जूट का व्यापार और बहुत सारी चीजों का व्यापार ये लोग करने लगे। फिर इन्होंने देखा कि भारत में बहुत ज्यादा खनिज संपदा के साथ-साथ ही और भी बहुत सारी चीजों का व्यापार हम कर सकते हैं, और व्यापार करते-करते इन्होंने क्या किया, धीरे-धीरे पूरे हमारे देश पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। तो जब पूरे देश पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब पूरे देश में एक तरीके से शासन की तरह कार्य करने लगी, तो इस तरीके से अब इनके ऊपर शिक्षा का भी दायित्व आ गया कि किस तरीके से भारत में शिक्षा व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर देखिए 1813 में अनुमति प्रपत्र के पुनरावलोकन के समय एक ऐतिहासिक घटना घटी। इसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी पर सर्वप्रथम भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व लाद दिया गया, जिसका उनके व्यापारिक हितों से कोई सीधा संबंध नहीं था। इस आज्ञा पत्र में क्या कहा गया था ये भी आप देखिए। प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के पुनरुत्थान एवं उन्नति के लिए भारतीयों और विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और अंग्रेजों के अधीन भारतीय भूभाग पर भारतीयों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार तथा प्रसार के लिए अनिवार्य रूप से व्यय की जानी चाहिए। यानी कि अब देखिए आप लोगों ने देखा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका काम क्या था, व्यापारिक हितों को ही ये लोग देखते थे, क्योंकि ये लोग व्यापार करने के लिए भारत में आए थे और व्यापार करते करते पूरे देश में राज करने लगे, तो इनके ऊपर शिक्षा व्यवस्था थोप दी गई। अब जब ये व्यापार करने वाली कंपनी है, इसको शिक्षा दीक्षा से कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं था और इससे इसको कोई व्यापार में लाभ भी नहीं दिख रहा था। कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई लाभ नहीं दिख रहा था कि इससे कोई हमारे व्यापार में लाभ होगा शिक्षा व्यवस्था चलाने से भारत में। तो उन्होंने इसलिए बहुत ध्यान नहीं दिया। फिर भी एक आज्ञा प्रपत्र में ये कहा गया कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान एवं उन्नति के लिए और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च किया जाएगा अनिवार्य रूप से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष। तो अब देखिए यहाँ पर अब जब 1 लाख रुपए दिया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भारतीय समाज था वो 2 भागों में बट गया। इसमें प्राच्य कौन थे और पाश्चात्य कौन थे, पहले आप समझ लीजिए। जो प्राच्य थे उसका मतलब जो लोग प्राचीन परंपराओं को मानने वाले थे, प्राचीन भारतीय संस्कृति को लेकर के आगे चलना चाहते थे, इसी को हम प्राचीन भी कहते हैं या प्राच्य कहते हैं। अब पश्चात या पाश्चात्य संस्कृति ये क्या है, पाश्चात्य मतलब आधुनिक विचारों को मानने वाले और आधुनिक जीवन के हिसाब से वो लोग चाहते थे कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था हो आधुनिक जीवन काल के हिसाब से हो। तो यहाँ पर 2 भागों में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बंट गई थी। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग ये मानता था कि भारतीय साहित्य और संस्कृति जो है उस भारतीय साहित्य और संस्कृति और विरासत का नए सिरे से शिक्षण एवं उन्नयन किया जा सके, ठीक है, और भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित किया जा सके। और इस वर्ग में कौन-कौन से लोग थे, इस वर्ग में देखिए जो कि प्राच्यवादी कहे जाते थे, इनमें एच.टी. प्रिंसे मुख्य रूप से, इसके अलावा एच.एल. विल्सन भी थे। तो एच.टी. प्रिंसे और एच.एल. विल्सन का ये मानना था कि जो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराएं हैं और जो भारतीय विरासत है इसको नए सिरे से फिर से
शिक्षण में लाया जाए और इसको नए सिरे से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ये मानना था इनका। अब एक वर्ग था जो पाश्चात्यवादी था। अब देखिए पाश्चात्यवादी, दूसरा वर्ग पाश्चात्यवादी था तथा जो कि प्राच्यवादियों के सिद्धांतों को से नफरत करता था। ये सभी युवक अंग्रेज अभिसारी थे जो देश, भाषा, संस्कृति में गर्व का अनुभव करते थे। वे प्राच्य भारतीय संस्कृति को हीन भावना से देखते थे तथा मानते थे कि उस प्राचीन संस्कृति को ना तो पुनर्जीवन प्रदान किया जा सकता है, ना ही तत्कालिक भारतीय समाज का तथा अंग्रेज साम्राज्य को उससे कोई लाभ होगा। यानी कि जो पाश्चात्यवादी थे उन्होंने कहा कि जो प्राच्यवादी सिद्धांत हैं वो उससे नफरत करते थे और वो जो अंग्रेजी समाज था, जो अंग्रेजी भाषा थी, उसको वो लोग प्रमुख रूप से जगह देते थे और भारतीय संस्कृति को हीन भावना से देखते थे। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करने का कोई फायदा नहीं है और तत्कालिक भारतीय समाज तथा अंग्रेजी साम्राज्य को उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इस तरीके से उनका कहना था। लेकिन अब दो वर्गों में बंट गया था। एक लोग प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन विरासत को आगे बढ़ाना चाहते थे और दूसरा जो वर्ग था वो चाहता था कि जो अंग्रेजी साम्राज्य है, जो अंग्रेजी भाषा है, उसका प्रचार प्रसार किया जाए और आधुनिक शिक्षा दी जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो भागों में बंटने की वजह से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें आगे क्या उतार चढ़ाव आता है, किस तरीके से लॉर्ड मैकाले आते हैं, उसके बाद वुड का घोषणा पत्र आता है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा, ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए देखना कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन-कौन सी शिक्षा संबंधी कार्य किए गए और किस तरीके से देश में शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ी और अब हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की। अब अंग्रेजों में ही आगे हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति और साथ ही साथ हम देखेंगे वुड का घोषणा पत्र। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में यही सब आपको पढ़ने को मिलेगा और जो अगर आपकी वीडियोस छूट गई हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां पर जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। साइड में आई बटन पे भी क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिए और जहां कहीं भी आपको समस्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।